शोला जनकारों से चमगादड़ें किसी सांप की तरह उड़कर उसके वजूद के गिर्द मंडलाने लगी और पाताल ने अपने वजूद में उसकी मौजूदगी का बगल बजाया। आलियान मार्गरेट, उसने आंखें खोली और जाना कि अंधेरे का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। वो उसके तराफ क़याम पर पज़िद है जिस सफ़र की चाह नहीं थी। वो सफ़र बहुत शौक से उसे अपने साथ घसीट रहा था। उसका कमरा अंधेरे में डूबा था या अंधेरा उसके वजूद से निकलकर कमरे में फैला था। उसका फैसला करने वाला कोई मौजूद नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और उंगली को जहमत देकर अपने नाक के करीब रखा और उसकी इस हरकत ने यह साबित कर दिया कि उसके हवास किसी और ही डगर पर रवां हैं। वो अपने जिंदा और मुर्दा होने की तस्दीक कर रहा था। ये तस्दीक उसने खुद पर लाजिम की होने दी। वो उस सोच पर सोचने के काबिल नहीं था। फिलहाल ताफुन ज़दा सातों ने खुद पर ताफुन अटे और लिबादे ओढ़ लिए। उसके उस दुख पर जो खुद को जिंदा पाकर उसे हुआ, अपने जिंदा होने का सदमा उसने बड़े सदमे से झीला। वो उस एहसास से गुजरा जो जिंदा लोगों का शेवा नहीं होता। उसी रात लेडी मेहर उसे अपने साथ अमेरिका शार्लेट के घर ले आई थी। उसे सुकूनावर अद्वियात और नींद की गोलियां दी गई थी। फिर भी वो एक अच्छी नींद हासिल करने में नाकाम रहा था। वो गनूदगी में बड़बड़ाता रहा और हड़बड़ा कर उठ बैठता। लेडी मेहर ने उसका सर अपनी गोद में रखा हुआ था और वो मुसलसल उस पर आयत मुबारका पढ़ कर फूंक रही थी। उन्हें डर था कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। उसकी आंखों के गिर्द वैसे ही गहरे गहरे बन गए थे जो उसकी माँ की आंखों पर काबिज रहे थे। मार्गरेट को वो उस अस्पताल से जानती थी जहाँ वो अपने चेकअप के लिए जाया करती थी। मार्गरेट अक्सर उनसे आलियान का जिक्र करती। उसके मरने की खबर मालूम होने के बाद उन्होंने बहुत मुश्किल से आलियान को ढूंढा था। उन्हें मार्गरेट जैसी मासूम दिल लड़की की मौत पर इतना दुख था कि वो कई रातें रोती रही थी। आलियान को पहली बार देखना किसी सदमे जैसा था। इतने से बच्चे की सूरत में मार्गरेट के आखिरी अयाम रचे बसे थे। उसके मुजस्मे वजूद में मार्गरेट के रंग इतने गहरे थे कि उन्हें खौफ महसूस हुआ कि ये बच्चा नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकेगा। वो दुनिया में रहकर दुनिया से अलग होने में वक्त नहीं लेगा और इसी खौफ के सहारे उन्होंने फूंक फूंक कर कदम रखे थे। उसे रेजा रेजा जोड़ा था। उसे दुआओं और मोहब्बत से तामीर किया था। उसमें इंसान लकब कुंदा किया था और उनके शाहकार वलीद जग थक्के से पाश पाश कर गया था। उन्हें इस सब का डर था, इसीलिए वलीद को उससे दूर रख रही थी। जिन बच्चों के वालिदैन के साथ साहनियात गुजरे हों, वो बच्चे उस साहनिया की परछाई बन जाते हैं। वो नॉर्मल होकर एबनॉर्मल होने में वक्त नहीं लेते। उन्हें सुई भी चुभे तो वो अपने पुराने दर्दों पर रोने बैठ जाते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने मामूल से हटकर बचपन गुजारा हो, वो कुर्ब की सारी हदों को छू कर आए लगते हैं। वो रोने के लिए किसी जल्दबाज की तरह तैयार रहते हैं और खुश होने पर वो खुद को खुद ही हैरत से देखते हैं। बमुश्किल 2 घंटे की नींद लेकर वो उठ बैठा और घंटों ही पानी से खेलता रहा। पानी की बूंदों को देखकर उसने सोचा वो पानी ही होता, बह जाता, निशान छोड़ जाता और मिट जाता। वॉशरूम में मौजूद एक एक चीज को उसने खुशकिस्मत जाना। वो एक चीज पर नजर रखता, सोचता और अगले की तरफ ठहर जाता। खुद को बेवकूफ़ करने में उसने वक्त न लिया और वजाहत से जान लिया कि बदकिस्मती जिंदा होना है और खुशकिस्मती बेजान होना। उसने गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं किया था और ठंडे पानी के इस्तेमाल ने भी उसे ठंडा नहीं किया था। उसकी शिकस्त के जरिए साल खुर्दा हो चुके लम्हों की सतह पर तैरते उसे तरस खाए देख रहे थे। वो अभी ये तय नहीं कर सका था कि उसे सबसे ज्यादा मातम किसका मनाना है, अपनी माँ का, माँ के शौहर का, या उन दोनों की औलाद खुद का। और सबसे ज्यादा नोहा कना उसे किस एहसास पर होना चाहिए, अपनी मोहब्बत पर, मार्गरेट की मोहब्बत पर, या धूल से भी कमतर अपनी हैसियत पर।
जॉर्डन और शार्लेट किसी फिल्मी पार्टी में जा रहे हैं, तुम्हें भी ले जाना चाहते हैं। आखिरकार जब वो वॉशरूम से बाहर आ चुका तो बहुत सब्र से उसका इंतजार करती मामा महर ने अंदाज में शौक बसाकर उसे लालच सा दिया। मैं क्या करूँगा जाकर। तौलिए से वो अपने गीले बाल रगड़ रहा था और अपनी आंखों की सुर्खी छुपा रहा था। आंखें अंदर को धंसने के सफर में मुब्तला लगती थी और उन पर तनी कमाने जख्मी घुड़सवार की तरह बस जमीन पर आ गिरने को थी। और उसकी खूबसूरती वो बातकश लगने लगी थी जो सहराओं में प्यासे जानवर रेत में रेत होने से पहले सुनते हैं। फिल्मी सितारों को देखना, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो फौरन चली जाती। उन्होंने अपनी आवाज में इतना जोश भर लिया कि बस वो चला ही जाए। खुदा ना करे कि आप मेरी जगह होती। कदआदम खिड़की के पास बैठकर वो शार्लेट के घर के वसी बाग को देखने लगा। शार्लेट पौधों की कान छांट में मसरूफ थी। मैं आलियान होती तो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान होती। वो भी खिड़की के पास उसके सामने जरा से फासले पर बैठी थी। शार्लेट ने कटर से एक गैर जरूरी शाख को काटा। उसे लगा उस कटर की से कटी गैर जरूरी शाख वो है। आप मुझसे इतना प्यार क्यों करती हैं? वो बाप का डसा था। अब उसे हर मोहब्बत पर शक था। मैं तुमसे इससे भी ज्यादा प्यार क्यों ना करूं? महर की मोहब्बत पर तुम्हें शक नहीं करना चाहिए। मैंने मोहब्बत को हमेशा बावजू रखा है। मैं एक मुकम्मल इंसान नहीं हूँ, लेकिन अपनी मोहब्बत को मैंने नामुकम्मल नहीं रहने दिया। मुझ में ऐसा क्या है मामा जो आप मुझसे? उसकी आंखें नम होकर और अंदर को धंसने लगी। जिसने खुद पर मोहब्बत को फर्ज कर लिया था वो अब मोहब्बत पर सवाल उठा रहा था। वो मोहब्बत पर अपने ईमान से जा रहा था। तुम में ऐसा क्या नहीं है जो तुम्हें सीने से लगा कर न रखा जाए? तुम एक शख्स के पैमाने से दूसरे के पैमाने नहीं नाप सकते। शार्लेट गैर जरूरी शाखें काटती ही जा रही थी। उसने खुद को करीबुल वक्त कट जाने वाली शाख पाया और वो अपने ही अंदर सहम गया। आपने मुझे बताया नहीं कि वो मुझे ढूंढ रहा है, क्योंकि मैं ये जानती थी कि वो तुम्हें क्यों ढूंढ रहा है। उसके पास वो वजह ना होती तो मैं फौरन उसे तुम्हारे पास ले आती। आलियान, मैंने बहुत मेहनत से बच्चों को उनके दुखों से निकाला था और तुम्हें खास तौर पर। तुम बहुत हसास रहे हो। मेरी गोद में सोते तुम उन बातों को दोहराया करते थे जो मार्केट किया करती थी। मैंने ईंट ईंट तुम्हें जोड़ा है। मैं नहीं चाहती थी कि वो आकर तुम्हें मसमार कर जाए, और अब भी ये नहीं चाहती कि ये काम तुम अपने साथ अब करो। अगर मेरी मोहब्बत की कुछ कदर करते हो तो फिर से मेरे आलियान बन जाओ। आप जानती थी सब। शार्लेट के कटर में तेजी आ गई थी। शायद वो सारा बाग काट डाले, कोई फूल बाकी न रहे, सारे बाग की बहार उजड़ जाए। हाँ, 2 साल पहले उसका एक आदमी आया था। उस वक्त उसे सिर्फ शक था कि तुम मेरे पास हो। खुशकिस्मती से एक खातून जो उसी इदारे से बच्चा गोद ले गई थी, उस बच्चे की माँ का नाम मार्गरेट था। वो औरत बरतानिया छोड़कर किसी दूसरे मुल्क चली गई। ये लोग उसे ढूंढते रहे। इदारे ने किसी भी तरह की गैर जरूरी मालूमात किसी को भी नहीं दी थी, लेकिन ये थोड़ा बहुत मालूम करने में कामयाब हो गए। उन्होंने वो सारे वालिदैन कंगाल लिए जिन्होंने बच्चे गोद लिए थे। आखिर में उनका शक फिर मुझ पर ठहर गया। डेनिस को नॉर्वे भेजकर मैंने सब मालूम करवा लिया था और उसने मुझे बताया कि वलीद को आलियान क्यों चाहिए। मुझे उसकी कमजोरी पर दुख हुआ और मैं जानती थी कि तुम्हें हकीकत मालूम होगी तो तुम भी अच्छा महसूस नहीं करोगे। मुझे तुम्हारी तालीम की फिक्र थी, लेकिन एक वक्त में मैं ये भी चाहती थी कि तुम खुद उससे मिल लो एक बार, सब जानकर। इस तरह तुम्हें तकलीफ ना होती। अगर डेनिस, मार्क और बाकी सब दूसरे मुल्कों में ना होते तो वो तुम तक जल्दी पहुंच जाता। उन्हें ये ही शक रहा कि तुम दुनिया में कहीं और मौजूद हो। आलियान की आंखों के सामने हॉट रॉक का वो हाल घूम रहा था जिसकी जमीन पर वलीद खड़ा था। उसकी उंगली उसकी तरफ उठी हुई थी और तमस्कराना कहके लगाने के लिए उसका जहन बेताब लगता था। तुम उसे माफ कर दो आलियान,
तुम मेरे बेटे हो ना। मैं उसके पास जाऊंगा और तमाम शेयर्स अपने नाम लगवाऊंगा। तुम मुझे दुख दे रहे हो, तुम मेरे आलियान को गुम कर रहे हो। मेरी माँ की जिंदगी के नुकसान के हट जाने में उसका कुछ तो नुकसान होना चाहिए ना मामा। कहते उसका अंदाज सख्त था। नुकसान उसका नहीं, तुम्हारा होगा। अपनी जिंदगी के कीमती वक्त को तुम्हें उस शख्स के लिए बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं जान गई हूँ कि तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो। तुम उन शेयर्स को कौड़ियों के मोल बेच दोगे, लेकिन नहीं, मैं चैरिटी कर दूंगा। तुम्हें खुद को थकाने की जरूरत नहीं। तुम्हें बदला लेने के लिए नहीं पैदा किया गया। इंसाफ का तराजू अल्लाह के हाथ में ही रहने दो। तुम बस आगे बढ़ो। मैं तो बहुत पीछे चला गया हूँ। शार्लेट कुछ देर सस्ता क्यों नहीं लेती? कहकर उसने शार्लेट के बारे में सोचा, जिसका कटर वाला हाथ तेजी से चल रहा था। आज से बाहर खत्म होने को है। सितम ज़रीफ़ी किस्मत पर राज करने को है। मकासिद जिंदगी पर नजरसानी की जाए और मताए जान की तारीफ बदली जाएगी। तो आओ फिर भागकर वापस अपनी जगह पर। क्या मेरे होते तुम्हें कहीं लापता भटकने की जरूरत है? मैं जानती हूँ तुम उस वक्त क्या सोच रहे होगे, लेकिन आलियान, इंसान के पास दो आंखें होती हैं जो वो देखती हैं जो उसके सामने होता है। कुदरत की हर साथ आंख है, हर साथ इंसाफ है, हर साथ हिसाब है। तुम मार्केट के लिए दुआए मगफरत करते हो, इससे बढ़कर उसके लिए क्या इनाम होगा? तुम वलीद का नाम भी लेना पसंद नहीं करते, इससे बढ़कर उसके लिए क्या सजा होगी? आलियान, हम चाहते हैं कि जो बुरा करे, जो बुरा हो, उसके साथ इससे भी ज्यादा बुरा हो। बस इसी एक ख्वाहिश से हम भी उस बुरे इंसान जैसे बुरे बन जाते हैं। तुम उसे फरामोश कर दो और यही सजा काफी है उसके लिए। अगर तुम बदले के पलड़े में जा बैठते तो मेरी मोहब्बत का पलड़ा कभी नहीं झुकेगा। तुम सोच लो, तुम्हें वलीद और महर में से किसी के पलड़े को वजनी करना है। आंसू रवानी से लेडी महर की आंखों से निकले। उनका अंदाज ऐसा था जैसे कोई उनकी उम्र भर की कमाई ले जाकर कुएं में फेंकने वाला था। आलियान उनके करीब जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उनके हाथ अपने हाथों में लेकर आंखों से लगा लिए। मुझे खुशी है कि तुमने मेरी परवरिश की लाज रख ली और तुम वहां से आ गए। तुम मेरे बेटे हो। तुमने ये साबित कर दिया। तुम्हें अल्लाह के इंसाफ पर ईमान रखना चाहिए। उसकी नजरें फिर से शार्लेट पर जा ठहरी। उसे फरामोश कर देने की सजा दूं? उसने खुद से पूछा। उसे माफ नहीं कर सकते तो उसके ख्याल को तर्क कर दो। दुनिया में उस इंसान से बढ़कर कोई बदनसीब नहीं होता जिसके वजूद को लावजूद मान लिया जाए, उसके होने को ना होना कर दिया जाए। शार्लेट ने एक तायराना नजर बाग पर डाली। उसने बहुत दिल लगाकर काट छांट की थी। और अमरहा को भी माफ कर दो। उनकी आवाज नरम हो गई। कर दिया माफ और तर्क भी कर दिया, उसने ठंडे अंदाज में कहा और उस फूल को गिरते हुए देखा जो शार्लेट के कटर से हादसाती तौर पर कटकर नीचे ही नीचे गिर रहा था। शार्लेट के चेहरे पर अफसरदगी छा गई, जैसे उसने किसी जिंदा इंसान का खून कर डाला हो। मैं निगारे आलम, मैं संगे आस्तां, मैं लोहे नगीना साज, मैं लोहे शोला बयां, अफूनत मेरी गुजरगाहें, मैं जमाल, मैं कमाल, मैं इबहाम, मैं गीत हूँ, मैं किस्मत हूँ। वीरा एलेक्सी और पापा के साथ स्केटिंग कर रही थी। एक राउंड में उसने उन दोनों को हरा दिया था। अब वो दूसरे राउंड की तरफ बढ़ रही थी और काफी आगे निकल आई थी और उसकी जींस में जेब में रखा फोन वाइब्रेशन के साथ बजने लगा। सिवाय एक कॉल के उसने सब कॉल्स को साइलेंट पर रखा था और वो एक कॉल आलियान की थी। अपनी रफ्तार जरा आहिस्ता करके उसने फोन निकाल कर सुना। कहाँ थे फ्रेंड, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? जवाब में खामोशी मिली। फिर ये सवाल, क्या बर्निंग मैन नाइट पर पूछा गया अपना सवाल तुम्हें याद है वीरा? हाँ। अपनी रफ्तार को उसने बिल्कुल रोक लिया और सड़क के किनारे लगे लैंप पोस्ट के साथ टिक कर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर जा बजा
खून की लहरें दौड़ गईं और उसने अपने दिल की धड़कन किसी सांस की तरह सुनी, जिसे सुनते ही एड़ियां बल खाने लगती हैं। मुझे तुम जैसी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल कर कर बहुत खुशी होगी। अलेक्सी जोश से नारे लगाता हुआ वीरा के पास से गुजरा। वीरा, तुम्हारी ये पुरानी चाल अब नहीं चलेगी। वो चिल्लाता दूर होता गया। वो मुस्कुराने लगी और मैं मैनचेस्टर में तुम्हारी वापसी का इंतजार करूंगा, कहकर उसने फोन बंद कर दिया। वीरा को देर तक मुस्कुराने की नई वजूहात मिल गई। तुम हार जाओगी वीरा, उसके पापा भी चिल्लाते हुए उसके करीब से गुजरकर आगे निकल गए। वीरा ने मोबाइल वापस जेब में रखा और अपने जूतों तले लगे पहियों को उसने जोर से सड़क पर रगड़ा, जैसे वो किसी जहाज के पहिए हों और उड़ान भरने से पहले रफ्तार भर रहे हों। पहले उसने पापा को पीछे छोड़ा और फिर वो अलेक्सी के पीछे लपकी। दूसरी तरफ अमरहा अपनी क्लास लेकर निकल रही थी कि कार्ल उसके पास आया। 2 दिन उसे बुखार रहा था। वो आज ही यूनी आई थी। कैसी तबीयत है तुम्हारी अमरहा? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। वो अल्फाज ज़ाया न करती तो उसकी शक्ल बता रही थी कि वो कितनी ठीक है। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे मालूम था तुम आओगे हिसाब लेने। नहीं, इस बार तुमने गलत समझा मुझे। मैं हिसाब लेने की बात नहीं करने आया हूँ। दोनों डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पर बैठ के मैं घर गया था तुमसे मिलने। तुम काफ़ी बीमार थी। मैं वापस आ गया। मुझे साधना ने बताया था और मुझे खौफ आया था तुमसे, और मैं तुम्हारे बीमार हो जाने से डर गया कि मैं जल्दी ना मर जाऊं। तुम्हें मरने की बात नहीं करनी चाहिए अमरहा। जिंदगी की रोशनी को ऐसी बातों से मध्यम ना करो। अमरहा ने अपनी दोनों हथेलियां मसली। कार्ल गर्दन उसकी तरफ मोड़े उसे देख रहा था और उसे लग रहा था कि वो दूर से आलियान को ही देख रहा है। उसकी खामोशी भी उसकी खामोशी जैसी थी। आलियान अमेरिका में है। उसने यहाँ से बात शुरू करना मुनासिब समझा। मैं जानती हूँ। अमरहा की एक दूसरे में पिवस्त हथेलियां लरजने लगी। तुम एक अच्छी लड़की हो अमरहा, वो नरमी से बोला। अब इस पर मुझे यकीन नहीं रहा। वो तल्खी से बोली, मैं ये दावा करता हूँ कि तुम आलियान को समझी ही नहीं। तुम्हें कुछ वक्त लगाकर और कुछ अकल का इस्तेमाल करके उसे समझना चाहिए था अमरहा। जब उसने तुम्हें प्रपोज किया था तो मेरे लिए ये आम सी बात थी। आलियान ने मेरे कितने ब्रेकअप करवाए थे। वो सिर्फ इतना करता कि मेरी गर्लफ्रेंड्स के साथ अच्छी तरह से बात कर लेता और उनके साथ कुछ वक्त गुजार लेता और उनके लिए यही काफ़ी होता। ये सब मेरे लिए आम बातें थी। मुझे मालूम होता कि वो तुमसे ब्रेकअप के बाद इस हालत में आ जाएगा तो मैं कभी ऐसा न करता। मेरे लिए वो एक मजाक था। अब अंदाज़ा हुआ कि वो काफ़ी बेहुदा मजाक था। मुझे बाद में ये एहसास हुआ कि उसे किस कदर बुरा लगा कि उसकी मदर पर सवाल उठे। मैं अपनी मामा से नहीं मिला, लेकिन अगर कोई मेरे वालिदैन पर सवाल उठाता तो मैं उसे सबक सिखा देता। लेकिन आलियान ने कुछ नहीं किया। उसने मेरे पूछने पर कहा कि अगर इंसान दरगुजर न कर सके तो उसे सब्र करना चाहिए, वरना खामोश रहना चाहिए। उसने दरगुजर भी किया और वो खामोश भी रहा। उसकी डायरी, जो कि मैं उसे बताए बगैर बहुत आराम से पढ़ लेता हूँ, उसने एक जगह वहाँ लिखा है, मेरा ये अफसोस चाहता ही नहीं कि मुझसे किसी खिलौने की तरह खेला गया। मेरा ये दुख कम होने में नहीं आ रहा कि जो मुझे सबसे सच्चा लगा था वो मेरे ही मुंह पर मुझसे झूठ बोल गया। और उसने एक जगह लिखा कि जो लड़की मेरे लिए पहली थी उसके लिए मैं आखिरी भी नहीं था, और ये भी कि बहुत दुख होता है उस वक्त के लिए जिसके लिए हम सारी दुनिया को पीछे छोड़ दें और वो खुद दुनिया में आगे निकलकर हमें पीछे अकेला छोड़ दे। कहकर कार्ल खामोश हुआ और फिर बोला, फिर भी मुझे यकीन था कि तुम आलियान को मना लोगी, फासला कम कर लोगी, और साथ ही मुझे ये खौफ भी था कि तुम ये सब नहीं कर सकोगी क्योंकि तुम खौल में बंद लड़की हो। तुमने कभी अपनी सलाहियतें आजमाई ही नहीं। और अमरहा, मैं सोचता हूँ कि तुमने बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ खराब कैसे कर दिया।
और मैं तो ये भी अब तक नहीं समझ सका कि तुम चाहती क्या हो। तुमने आलियान को इनकार कर दिया और आलियान के आसपास भी रही। सेफ रूम की दीवारों को तुमने पैगामात से भर दिया। ये सब किया था अमरहा। पागलपन। वो रो देने को हो गई। वीरा ने उसे प्रपोज किया तो वह ऐसे खुश नहीं था जैसे तुम्हें करने से पहले था। अमरहा, हमारी जिंदगी में शामिल होने वाले शख्स में इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि वो जाकर हमें जीत लाए, और वो तुम्हें जीत लाता अगर तुमने सवाल उसकी जान के प्यारे पर ना उठाए होते। आलियान के फादर उसे ढूंढ रहे थे और ये भी ठीक रहता अगर तुम उन्हें बता देती, लेकिन जिस वजह के लिए तुमने उन्हें आलियान का बताया वो वजह ठीक नहीं थी कि तुम्हें उसके फादर की मौजूदगी की ज़रूरत है। एक ऐसे इंसान की मौजूदगी की ज़रूरत है जो उसके नज़दीक उसकी मदर का कातिल है। कार्ल रुक कर उसे देखने लगा कि आगे बोले या ना बोले। अमरहा बस एक कोशिश कर रही थी कि वो उसके सामने रोना पड़े। उसके पोर पोर से आंसू टपक रहे थे। एक आंखों को संभालना ज्यादा मुश्किल नहीं लगा उसे। वो आम इंसानों की तरह सीढ़ियों पर बैठी थी, फिर भी आम इंसान नहीं लग रही थी। उसके दुख ने उसे नुमाया कर दिया था और उसके पास रुककर घुटनों के बल बैठकर उसे तसल्ली देने को दिल चाहता था। क्या वो किस्मत का वही इल्हाम था जिसका ढंढोरा किस्मत अपनी बुनियाद से पीटती है? आलियान ने वीरा को शादी के लिए हाँ कह दिया है। कार्ल ने उसके लिए अपने अंदाज को हर हद से ज्यादा नरम बना लिया कि उसे तकलीफ ना हो। साई के जरिए से उसे ये बात मालूम हो चुकी थी, लेकिन दोबारा ये सुनकर उसे ऐसे लगा जैसे यूनिवर्सिटी ने अपना रुख आतिश फशां के दहन की तरफ मोड़ लिया है। उसने ये फैसला किसी भी ज़हनी हालत में किया हो, लेकिन अमरहा अब कोई नया रद्द अमल उसे नई तकलीफ देगा। तुम समझ रही हो ना अमरहा? मैं पहले से ही समझ चुकी हूँ। मैं यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। कार्ल को इस बात से सदमा हुआ। ऐसे ना कहो प्लीज। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस हालत में वो मुझसे बातें कर रहा था वो एक ऐसी हालत थी जो उसकी पहले कभी नहीं हुई थी। अब कोई नई तकलीफ उस पर क्या कर गुजरेगी मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ। तो अमरहा, मैं तुमसे सिर्फ ये दरख्वास्त करता हूँ कि उससे दूर रहना। अब तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो मुझे कुछ नहीं करना। मैं ये यकीन रखती हूँ कि वीरा एक अच्छी लड़की है। आलियान ने ठीक फैसला किया। मेरे सारे अमल जज्बाती और बेवकूफ़ाना थे। मुझे अपने एक एक अमल पर दुख और शर्मिंदगी है। मैंने तुम्हारे दोस्त को बहुत तकलीफ दी। पाकिस्तान में मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं सब कुछ तबाह कर देने वालों में से हूँ। मैं वो सियाही हूँ जो सारी रोशनियाँ निगल लेती है। मैं दूसरों की खुशियों पर बिजली बनकर गिरती हूँ। क्या पाकिस्तान वालों के पास वो आंखें नहीं हैं जो मेरे, वीरा, साई और आलियान के पास हैं? कार्ल ने बहुत संजीदगी से पूछा। अमरहा ने सर झुका दिया। वो बिल्कुल फूट फूट कर रो देने को थी बस अब। कार्ल ने बहुत गौर से उसे देखा। मैं जानता हूँ कि मैंने मिस किया। अगर वो रिकॉर्डिंग आलियान ना सुनता तो तुम्हें लेकर इतना तल्ख ना होता। ये सब ऐसे ही होना था। यही मेरी किस्मत थी। मैं किस्मत के बारे में नहीं सोचता। सब हमारे अपने हाथ में होता है, लेकिन मैं उसके बारे में सोचती हूँ। बहुत कुछ उसके हाथ में होता है। तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? मैं तुम्हारी तरफ से मलामत के लिए तैयार हूँ। मलामत की हकदार सिर्फ मैं हूँ। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मुझसे दूर रहना। हम दोस्त हैं अमरहा। कार्ल दुखी सा हो गया। नहीं, अब हम कुछ भी नहीं हैं। हम इस पर अमल करेंगे तो अच्छा रहेगा। वो उठकर खड़ी हो गई और कार्ल को देखे बिना तेजी से आगे बढ़ गई और किसी ऐसे कोने को ढूंढने लगी जहां छुपकर वो बैठ जाए। कुछ उसके जरिए, कुछ साधना के जरिए दादा को सब मालूम हो गया था। वो उसके सामने हाथ जोड़ जोड़ कर रोते रहे कि वो उनकी जान पर रहम खाए और अपनी जान के साथ कुछ ना करे। उनका बस नहीं चलता था कि उड़कर मैनचेस्टर आ जाएं। उनके रोने और उनकी मिन्नत समाजत ने अमरहा को शर्मिंदगी से जमीन में धंसा दिया। अपने दिल को वो कफन में लपेट चुकी थी। दादा को अजियत में मुब्तला रखना नहीं चाहती थी।
2 दिन वो बिस्तर पर पड़ी रही और 2 दिन दादा उसके बिस्तर के सामने रखे लैपटॉप पर साकित उसे देखते रहे। उसकी आंख खुलती तो वो सामने मौजूद होते, जैसे उन्होंने इस दौरान पलकें भी नहीं झपकी। एक बूढ़े शख्स के लिए ये बहुत जानलेवा मुशक्कत थी। गुनूदगी और बेहोशी में वो जो बड़बड़ाती रही, वो सब सुनते रहे। बार बार दुआ के लिए हाथ उठाते और रोते रहते। उन्हें यकीन था कि जो फूंके वो उसे मार रहे हैं वो उस पर कारगर साबित होंगी। अमरा से ज्यादा वो जानकुनी में लगने लगे तो अमरा उस प्यारे इंसान की बेमिसाल मोहब्बत में बिस्तर से उठ बैठी। उन्हें खाकर दिखाया, बोलकर दिखाया, चलकर दिखाया, हंसकर दिखाया। वो एक अच्छी अदाकारा बन गई। उसने एक मोहब्बत के नुकसान पर दूसरी मोहब्बत को नुकसान में नहीं जाने दिया। वो यूं ही आ गई और साथ साथ दादा को दिखाती रही कि वो क्लास लेने जा रही है, अब वो लाइब्रेरी जा रही है, अब कैंटीन, अब जॉब पर, और फ़ोन को जेब में रखते वो ऐसी हो जाती जैसे चारों तरफ से कोई उसका खून निचोड़ रहा है और उसके जिस्म में खून से भरी नालियां खाली होती जा रही हैं। दादा उसे ये समझाना भी नहीं भूले कि वो वहाँ पढ़ने के लिए गई है और उसे अपने मकसद हयात को पाने पर तवज्जो देनी चाहिए। वो दादा को कह न सकी कि जब हयात ही ना रहे तो मकसद हयात कहाँ रह पाते हैं। दादा हर 15-20 मिनट के बाद उसे फ़ोन करते थे। मोहब्बत ऐसे ही कमज़ोर कर देती है दादा, और लाचार भी। वो उनकी आवाज़ जो किसी अनहोनी के डर से लरज़ रही होती, सुनती तो सोचने लगती, शायद आपको मालूम हो जाए कि बेबसी किसे कहते हैं और अपने किसी प्यारे के बगैर रहना कैसा लगता है। मेरे लिए आप वहाँ सो नहीं पाते, किसी के लिए मैं यहाँ सो नहीं पाती। मैं हार भी गई और आपको जितवा भी डाला। ऐसे खिलाड़ी आपको सिर्फ मोहब्बत में ही मिलेंगे। मैं किसी के लिए मर भी गई और आपके लिए जिंदा भी हूँ। हाँ, मैं सिर्फ आपके लिए जिंदा हूँ। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स डेस्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।